Okay, welcome everyone. So we start another chart. Already we completed the different types of chart. What is the acceptance sampling, then statistical quality control method, statistical process control method. Then we complete the N chart, P chart, then NP chart. As different types of chart already we completed, understand and how to solve the problem based on C chart, P chart, N chart on CP and CPK calculation, and already how to draw a chart for given data. Now today we start last topic, C chart and CP and CPK calculation. Now see and understand the what is the C chart. इस वीडियो में आप चार्ट किए जाते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, और एक एग्जांपल के थ्रू हम जो है सी चार्ट को ड्रॉ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। इट इज द कंट्रोल चार्ट इन विच द नंबर ऑफ डिफेक्ट इन ए पीस और ए सैंपल आर प्लॉटेड। जैसा कि आप जानते हैं कि पी चार्ट और सी चार्ट एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वालिटी का मेजरमेंट नहीं होता, बस यहाँ पे यस और नो में डिसीजन लिए जाते हैं। तो हम पी चार्ट में पढ़ चुके हैं कि उसमें हम डिफेक्टिव पीस को काउंट करते थे। ठीक है, क्लास क्योंकि बच्चों कनेक्टेड है तो आपको पी चार्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पी चार्ट की क्लास की है। पी चार्ट और सी चार्ट में क्या अंतर है, वहां पे भी हम जैसे 200 पीस चेक कर रहे थे, उसमें से डिफेक्टिव पीस देख रहे थे कि कितने हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट हमने पी चार्ट ड्रॉ किया था। सी चार्ट में क्या होता है, यहाँ पे हम उस डिफेक्टिव पीस के अंदर ये देखते हैं कि कितने डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। इट कंट्रोल नंबर ऑफ डिफेक्ट ऑब्जर्व पर यूनिट और पर सैंपल। आपने मान लीजिए एक पीस डिफेक्टिव हुआ, तो उस पीस में भी कितने डिफेक्ट है। कि ऐसा होता है ना, कभी कभी एक एक पीस में दो दो तीन तीन तरीके के डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए सी चार्ट का यूज किया जाता है। सैंपल साइज इसमें कांस्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे बात आ रही है जो पी चार्ट से इसको अंतर दिखाती है कि पी चार्ट कंसिडर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीस इन ए गिवन सैंपल स्पेस। पी चार्ट में क्या होता था कि किसी सैंपल स्पेस में वो सैंपल पीस में कितने डिफेक्टिव पीस है उनकी काउंटिंग होती थी। लेकिन सी चार्ट में क्या होता है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन ईच डिफेक्टिव पीस, उस डिफेक्टिव पीस में कितने डिफेक्ट प्रेजेंट है ये हम देखते हैं सी चार्ट के अंदर। ठीक है, ये डिफेक्टिव पीस में कंटेन मोर देन वन डिफेक्ट। ये बात मैंने आपको बताई थी कि डिफेक्टिव पीस में एक से ज्यादा डिफेक्ट हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इस बात से पता चलता है कि सी चार्ट का यूज कहाँ किया जाएगा, जहां पर पार्ट्स बड़े होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इस तरीके की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स से मिलके जो है कंपोनेंट तैयार होता है। ठीक है, तो वहां पर डिफेक्ट जो है अलग अलग एरिया में आ सकते हैं, इस वजह से वहां पर सी चार्ट का यूज किया जाता है। ठीक, ये तो इसका बेसिक इंट्रो हो गया। अब हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। अपर कंट्रोल लिमिट के लिए ये फॉर्मूला यूसीएल इज इक्वल टू सी बार प्लस 3 रूट में सी बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट के लिए सी बार माइनस 3 रूट सी बार। ठीक है, अब ये सी बार निकाला कैसे जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स फाउंड ऑन इंस्पेक्शन। जब आप चेकिंग करेंगे जितने भी डिफेक्ट आपके प्रेजेंट होंगे उनका सम ऊपर आएगा अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। जितने भी आपने सैंपल या जितने आपने पीस चेक किए होंगे उससे आप उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपके सी बार की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कास्टिंग लिखा है, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ डिफेक्ट फाउंड ऑन इंस्पेक्शन। ठीक है, मान लीजिए आपने पहला पीस चेक किया उसमें 2 डिफेक्ट आए, दूसरा पीस चेक किया उसमें 4 डिफेक्ट आए, तीसरा किया उसमें 1 आया, चौथा पीस किया उसमें 5 डिफेक्ट आए। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। ठीक है, आप 10 पीस चेक कर सकते हैं, 5 पीस चेक कर सकते हैं। मैंने 5 पीस का लेके एग्जाम्पल बनाया है, तो यहाँ पे आपके 5 सैंपल हो गए,
ये आपने टोटल किया तो ये 15 आ गया। ठीक है, तो अब मैंने अभी आपको बताया कि सी बार की वैल्यू कैसे निकलेगी, जितना भी आपका सम आया है डिफेक्ट का वो अपॉन नंबर ऑफ सैंपल साइज, जो आपके 5 है, तो ये कितना आ गया आपका 3, तो ये मीन वैल्यू हो गई सी बार। ठीक है, अभी फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि सी बार प्लस 3 रूट सी बार, ये यूसीएल का फॉर्मूला होता है अपर कंट्रोल लिमिट। आप वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो आपका ये कैलकुलेटर से आंसर 8.196 आ जाएगा। इसी तरीके से लोअर कंट्रोल लिमिट निकालेंगे आप, तो ये माइनस का 2.196 आ रहा है। अब यहाँ पे इक्वल में 0 लिखा गया है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों किया गया कि वैल्यू तो निगेटिव आ रही है और आप हमने जो है यहाँ पर 0 लिख दिया। उसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि लोअर कंट्रोल लिमिट जा तो निगेटिव में रही है, लेकिन आप जानते हो कि ये जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो आप नंबर ऑफ पीसेस, इसमें नंबर ऑफ डिफेक्ट लिख रहे हो, तो नंबर ऑफ डिफेक्ट जो है कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, डिफेक्ट पीसेस की जो संख्या है या नंबर ऑफ डिफेक्ट की जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकते। 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, नेगेटिव थोड़ा ना हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोअर कंट्रोल लिमिट को 0 पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इसको जरा डायग्राम देखिए। ये देखिए सैंपल नंबर हम इधर 1 2 3 4 5 6 जितने भी हमने चेक किए हैं, इधर नंबर ऑफ डिफेक्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी डिफेक्ट प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे अपर कंट्रोल लिमिट हमारी कितनी आई 8.196, वो मैंने लाइन खींच दी है। मीन वैल्यू थी 3 और लोअर कंट्रोल लिमिट थी 0। आप समझ गए होंगे ना माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि माइनस अगर आप नीचे लेते हो तो इधर वाई एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ डिफेक्ट दिखा रखे हैं और नंबर ऑफ डिफेक्ट नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए हम लोअर कंट्रोल लिमिट को 0 पे मान लेंगे। ये बात ध्यान रखने की है। उसके बाद ये हमने एक्स बार चार्ट में भी ऐसे ही पढ़ा था, आर चार्ट में भी ऐसे ही, पी में भी ऐसे ही, और ये अब सी चार्ट पढ़ रहे हैं, इसमें भी वही चीज है कि जब आपने सैंपल नंबर 1 लिया है तो उसमें आपके 2 डिफेक्ट थे। ठीक है, आप मैं टेबल में दिखा देता हूँ आपको, ये रहे। ठीक है, उसमें 2 डिफेक्ट थे तो वहां पे 2 पे आपने डॉट लगा दिया है। जब सैंपल नंबर 2 चेक किया तो उसमें 4 डिफेक्ट थे, सैंपल नंबर 3 में 1 डिफेक्ट था, सैंपल नंबर 4 में 5 थे, सैंपल नंबर 5 में था। ठीक है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रोसेस जो है ठीक है। फिर भी आप ये चाहते हैं कि ये डिफेक्ट्स कंट्रोल किए जाए तो आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सी चार्ट को ड्रॉ किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, हमें इसमें बस ये फॉर्मूले याद रखने होते हैं ड्रॉ करने के लिए, और ये याद रखना है कि हम इसमें कर क्या रहे हैं। तो इसमें हम जो है डिफेक्ट्स को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्ट के जो डिफेक्टिव पीस हम छांट रहे हैं उसके अंदर भी कितने डिफेक्ट प्रेजेंट है, इन चीजों को हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर बच्चों क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल क्वालिटी एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स यानी सीपीके के बारे में। आज हम जानेंगे कि प्रोसेस कैपेबिलिटी किसे कहते हैं, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स किसे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है, यह सब डिटेल जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसपीसी में स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल में हम प्रोसेस में होने वाले वेरिएशन को हम पता लगाते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं और उस पर हम प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। जब एसपीसी हो जाता है उसके बाद हम सीपी और सीपीके का वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन में हम यही जानेंगे कि प्रोसेस कैपेबिलिटी यानी सीपी किसे कहते हैं और प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स किसे कहते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी यानी सीपी के किसे प्रोसेस कैपेबिलिटी सीपी किसे कहते हैं। तो आइए डिफिनेशन की बात करते हैं। द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेस to meet the design specification for a product or services। कहने का मतलब कि यदि हमारा प्रोसेस टॉलरेंस के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए हम प्रोसेस के वैल्यूएशन करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है स्पेसिफिकेशन के अंदर है कि नहीं है। यदि हम न्यूमेरिकली बात करें तो सीपी इज द रेशियो ऑफ प्रोसेस स्पेसिफिकेशन और टॉलरेंस टू द नेचुरल वेरिएशन ऑफ द प्रोसेस। कहने का मतलब सीपी का यहाँ फॉर्मूला होता है कि टोटल स्पेसिफिकेशन या टॉलरेंस टू द टोटल इफेक्टिव रेंज या नेचुरल वेरिएबिलिटी। आइए दोस्तों, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि सीपी का जो है टॉलरेंस क्या हो गया, यूएसएल
माइनस LSL डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा। USL क्या है? अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, और LSL क्या है? लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। और यहाँ पे जो सिग्मा जो है, सिग्मा को हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। आइए दोस्तों हम इस फिगर से बात करते हैं। इस फिगर में आपको एक बेल कर्व है जिसमें यह दिखाया गया है कि लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, ये दोनों को LSL और USL के बीच को, ये इस डिस्टेंस को हम कहते हैं टोटल स्पेसिफिकेशन विड्थ। और जो यह जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को यह जो 6 सिग्मा है वह एक्चुअल में टोटल इफेक्टिव रेंज, इस विड्थ को कहते हैं टोटल इफेक्टिव रेंज या 6 सिग्मा। और यहाँ पर CP हो जाएगा टोटल स्पेसिफिकेशन डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा, यानी कि इट इज द रेशियो ऑफ टोटल स्पेसिफिकेशन टू द 6 सिग्मा। इसे हम कहते हैं CP, जो इस फॉर्मूला में दिखाया गया है। ये फिर हम यहाँ पर बात करेंगे जो CP का जो वैल्यू निकल के आएगा वह 3 तरह से आ सकता है। CP यदि इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है कि प्रोसेस कैपेबल है, और यदि CP जो है लेस देन 1 है तो हम कहेंगे कि प्रोसेस कैपेबल नहीं है, और CP यदि मोर देन 1 है तो हम कहेंगे कि प्रोसेस इज गुड कैपेबल। ये 3 कंडीशन हो सकता है कैलकुलेशन करने पर प्रोसेस कैपेबिलिटी का। आइए अब हम बात करते हैं कि प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स किसे कहते हैं, जिसे हम CPK कहते हैं। तो CPK इज ए मेजर ऑफ हाउ वेल प्रोसेस इज सेंटर्ड विद इन द टॉलरेंस रेंज। कहने का मतलब कि इसमें प्रोसेस की सेंटरिंग की बात होती है कि टॉलरेंस के अंदर हमारा प्रोसेस किस तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि यह शिफ्ट राइट साइड में हो रहा है या लेफ्ट साइड में हो रहा है। जिस तरह से जब ये कर्व की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों देखो, यदि ये सेंटर से राइट साइड में शिफ्ट होता है या लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट हो सकता है। कहने का मतलब यह कि जब इस तरह से यह कंडीशन होता है तो CPK का वैल्यू जो है वह 2 तरह से आ सकता है, या USL माइनस X डबल बार डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, या X डबल बार माइनस LSL डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा। और यहाँ पर X डबल बार जो है वह जब हम डाटा लेते हैं तो उससे जो वैल्यू हम लेते हैं उसका एवरेज का एवरेज को X डबल बार कहते हैं, और इसमें जो वैल्यू जो मिनिमम आता है उसी को हम वैल्यू कंसीडर करते हैं CPK में। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि CPK का जो यदि वैल्यू आता है तो यदि CP और CPK का वैल्यू अगर बराबर होता है, इसका मतलब यह है कि उसका प्रोसेस जो है वह करेक्टली सेंटर्ड में है। यानी कहने का मतलब कि जो स्पेसिफिकेशन का विड्थ है और जो इफेक्टिव रेंज है, दोनों का विड्थ सेम है, उसी कंडीशन में CP और CPK का वैल्यू बराबर आता है। दूसरा यहाँ कंडीशन है कि CPK जो हमेशा जो है CP से हमेशा कम आता है, इससे ज्यादा CP से ज्यादा नहीं आ सकता है CPK का वैल्यू। और तीसरी बात इसमें समझने की बात है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कस्टमर का CPK का, वह मिनिमम 1.33 होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए मास प्रोडक्शन के समय में। लेकिन जब हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है उस समय CPK का वैल्यू कस्टमर द्वारा मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है 1.67। वैसे यह डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, और आजकल ऑटोमोटिव सेक्टर में जब कस्टमर जो है मास प्रोडक्शन में भी 1.67 से ऊपर या मिनिमम 1.67 मांगते हैं। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन CP और CPK में क्या होता है। सबसे पहले CP को हम कहते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी, जबकि CPK को कहते हैं हम प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स। दूसरा जो है अंतर जो है, जो प्रोसेस डिफिनेशन की अगर हम बात करें, द एबिलिटी ऑफ द प्रोसेस टू मीट द डिजाइन स्पेसिफिकेशन फॉर ए प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि CP में हम यह देखते हैं कि हमारा जो वैल्यू आ रहा है वह स्पेसिफिकेशन यानी टॉलरेंस के अंदर कहीं भी आ रहा है तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोसेस कैपेबल है। जबकि CPK इज ए मेजर ऑफ हाउ प्रोसेस इज सेंटर्ड विद इन द टॉलरेंस रेंज। यानी कहने का मतलब इसमें प्रोसेस का बिहेवियर शो करता है कि यह जो हमारा प्रोसेस हो रहा है वह राइट में शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है।
आइए तीसरा हम डिफरेंस करते हैं कि सीपी जो है हमेशा सीपी के से ज्यादा होता है, यानी सीपी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सीपी के, जबकि सीपी के नेवर ग्रेटर देन सीपी। चौथा अगर हम बात करें फार्मूला का, तो सीपी का जो फार्मूला होता है यूएसएल माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा, केवल एक वैल्यू इसमें निकल के आता है, जबकि सीपी के में दो वैल्यू निकल के आता है। एक का फॉर्मूला है एच डबल बार माइनस एलएसएल डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, और दूसरा है यूएसएल माइनस एच डबल बार डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा, और इसमें जो भी मिनिमम वैल्यू आता है उसी वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं, जैसा कि पहले हमने बताया। आइए दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में देखते हैं कि क्या डिफरेंस है कैलकुलेशन करने में सीपी और सीपी के में। यहाँ पर एग्जांपल हमने 10 लिया है और टॉलरेंस लिया है प्लस माइनस 0.10 का, जिसमें यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो एलएसएल का वैल्यू आएगा 9.90 और यूएसएल का वैल्यू आएगा 10.10, और यहाँ सिग्मा का जो वैल्यू जो फॉर्मूला होता है आर बार डिवाइडेड बाई डी। तो यहाँ आर बार जो है एक्चुअली हमने डाटा लिया है, डाटा जब प्रोसेस में होने जब डाटा लेते हैं तो आर का मतलब कि यहाँ पर रेंज का एवरेज को हम आर बार कहते हैं। आपका वैल्यू अलग हो सकता है, यह डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो यहाँ पर जो डी का वैल्यू है वह स्टैंडर्ड वैल्यू से लिया गया है, जिसका वैल्यू होता है 2.326, और यह सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेशन होकर के आया 0.02364, और इस तरह से यदि हम वैल्यू हम रखते हैं तो सीपी का वैल्यू निकल के आया 1.41। इसी तरह से सीपी के का वैल्यू यहाँ पर एच डबल बार जो कि हमने डाटा से लिया, आपका डाटा लेने से आपका अलग वैल्यू आ सकता है, और एलएसएल का वैल्यू आपका अलग हो सकता है, ये डिपेंड करता है एग्जांपल के ऊपर में। तो यहाँ पे हमने यूएसएल और एच डबल बार का वैल्यू रखने के बाद हमने सीपी के का वैल्यू 1.344 और दूसरा आया 1.4745। इसमें दोस्तों जो वैल्यू जो है मिनिमम 1.344 है, इसीलिए यहाँ पे सीपीके का वैल्यू 1.34 हुआ, जो मिनिमम वैल्यू 1.344 हुआ। तो दोस्तों इससे हमें यह डिफरेंस पता चल गया कि एग्जांपल में भी कि इसका वैल्यू 1.41 हुआ और इसका जो वैल्यू है 1.34 हुआ, जो कि सीपी से हमेशा यह कम आता है, जैसे कि पहले हमने बताया। दोस्तों यह एक छोटा सा सेशन रहा, और हेलो एवरीवन, आज का हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है हेलो फ्रेंड्स जाएगा कंट्रोल चार्ट जो हमने पढ़े थे लास्ट में, तो उसमें हमें पढ़ना है एक्स बार चार्ट। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं एक्स बार क्या चीज होता है, ये मीन से रिलेटेड होता है, मीन जैसे समांतर माध्य कहते हैं। तो इसमें हमें सेंट्रल टेंडेंसी पता चलती है किसी प्रोसेस की। ठीक है, अब यहाँ प्रोसेस क्या पता चलेगा, मान लीजिए आप कोई डायमीटर मेजर कर रहे हैं, कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो आपको पता होता है कि वो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में वो डाटा होना चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं एक्स बार चार्ट के। ठीक है, वो सारी बातें हैं। तो इट शोज चेंज इन प्रोसेस एवरेज एंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन प्रोसेस वेरिएबिलिटी। तो इस चार्ट के माध्यम से जो है हमें एक तो एवरेज वैल्यू का पता चल जाता है, और हम ये भी देख के पता लगा लेते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये मैंने सेंट्रल टेंडेंसी वाली बात आपको बताई थी। और साइक्लिक शिफ्ट इन द प्रोसेस, साइक्लिक वे में जो इसमें शिफ्ट होती है कि जो मूवमेंट होगी चार्ट की वो अप डाउन चलती रहेगी, अभी आपको लास्ट में दिखाया जाएगा। ठीक है, इट डिटेक्ट्स स्टेडी प्रोग्रेस चेंजेस लाइक टूल वियर, अगर कुछ चेंजेस आ रहे होंगे वो उसमें विजिबल हो जाएंगे। और जनरली जो है इसको आर चार्ट के साथ यूज किया जाता है। आर चार्ट होता है बच्चों रेंज चार्ट। ठीक है, तो अभी रेंज क्या होती है, रेंज होती होगा मैथ में। ठीक है, उसी से ही रिलेटेड हो जाती है। ठीक है, मान लिया हमने कि किसी सैंपल में 5 आइटम कंटेन, ठीक है, 5 चेक कर रहे हो आप 5 बार, तो उस डायमीटर आर D1 D2 D3 D4 D5। आपने एक कोई मशीन पे सभी कीजिए जैसा टर्निंग हो रही है, तो किसी शाफ्ट का डायमीटर आप मेजर कर रहे हैं तो 5 बार मेजर करेंगे। ठीक है, तो सैंपल साइज कितना हो गया आपका, 5 हो गया।
तो सैंपल एवरेज जो आप निकालेंगे तो ये समांतर माध्य का मार्ग फॉर्मूला आपने पढ़ा है मैथ में, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4 अपॉन, और जितने नंबर ऑफ टर्म है 5 है तो 5 आ गया, 10 होती तो यहाँ पे 10 आ जाता, ठीक है। आपने पढ़ रखा है रेंज मैक्सिमम डायमीटर माइनस मिनिमम डायमीटर, ये मैंने आपको भी बताया कि जो भी आपका सबसे बड़ा डायमीटर आएगा उसमें से मिनिमम आप घटा देंगे तो आपकी रेंज आ जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल ले रखा है आपने, ये कैसे बना। पहला सैंपल साइज, मतलब पहला यहाँ सैंपल नंबर है, ठीक है, और सैंपल साइज कितने का है, 5 का। यानी कि जब आपने 5 रॉड का डायमीटर चेक किया होगा, ठीक है, पहली बार, यानी कि फर्स्ट के आगे देखिए, तो 5 अलग अलग डायमीटर आए होंगे, उन सबका सम किया होगा और 5 से भाग की होगी तो 7 आया डिवाइड करके, तो वो आपकी एक्स बार की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, रेंज, तो आपने जो 5 डायमीटर नापे उसमें मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस आया वो 2 आया, ठीक है, तो वो रेंज हो गई। ये एक सैंपल की बात हुई बच्चों, सैंपल नंबर 1। ऐसे ही आपने सैंपल नंबर 2 लिया, मतलब 1 घंटे के बाद आप फिर मशीन पे गए, फिर आपने 5 पीस चेक किए, 5 पीस चेक किए, उनके डायमीटर नोट किए होंगे, उन डायमीटर का सबका सम करा होगा, फिर 5 से डिवाइड करी होगी तो इस बार 7.5 आया, बिल्कुल इजी है। और आगे देखिए रेंज कैसे निकली होगी, उन 5 में से फिर जो मैक्सिमम डायमीटर आया माइनस मिनिमम डायमीटर आपने किया तो आपका डिफरेंस इस बार 3 आ गया, तो रेंज 3 हो गई। ऐसे ही फिर 1 घंटे बाद आप गए, आपने फिर चेक किया, 5 डायमीटर लिए, उनका सम किया, 5 से डिवाइड की तो 8 आ गया, ठीक है, और मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस किया तो वो 2 आ गया। इसी तरीके से ये 5 बार हमने प्रोसेस किया और यहाँ पे डाटा इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो हमने जो इनका सम किया तो यहाँ पे समेशन एक्स बार से दिखा रहे हैं 42 आया, और इनका सम किया तो इसको सिग्मा आर से दिखा रहे हैं समेशन आर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए एक्स डबल बार, मतलब ये मीन की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, जो समेशन आया वो अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है। तो अब समेशन आपका कितना है 42, नंबर ऑफ सैंपल कितना है आपका 5, तो आपकी जो एक्स बार आ गया, जो मीन लाइन आएगी वो 8.5 की आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप जो है आर बार निकाल रहे हैं, मतलब आर का मीन एक तरीके से समेशन आर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल, तो वो आपका कितना है 12, नंबर ऑफ सैंपल है आपके 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 2.4, ठीक है। ये आपकी मीन वैल्यूज आ गई रेंज की और मीन की। अब आगे देखिए, अब आते हैं बच्चों फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। फॉर एक्स चार्ट अपर कंट्रोल लिमिट का ये है फॉर्मूला, यूसीएल अपर कंट्रोल लिमिट एक्स डबल बार प्लस ए2 प्लस आर बार, और लोअर कंट्रोल लिमिट का है एक्स डबल बार माइनस ए2 आर। अब बात ये आएगी, ये आर और एक्स तो क्लियर हो गए, अब ये ए2 क्या चीज है ये भी मैं भी बताऊंगा। ये वेरिएबल है, मतलब ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू जो है मैं टेबल में दी होगी। आर चार्ट अपर कंट्रोल लिमिट D4 आर बार और लोअर कंट्रोल लिमिट D3, ये D4 और D3 जो है वो फैक्टर है बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इसके लिए टेबल बनी हुई है, ठीक है, उस टेबल में आप किस सैंपल साइज के लिए क्या वैल्यू लोगे वो उसमें लिखा हुआ है। देखिए मैं आपको टेबल दिखा रहा हूँ, ये भी आपको बुक में भी मिल जाएगी, बुक में से ही मैंने इसको नोट किया है, ठीक है। ये देखिए बच्चों टेबल का मतलब कैसे है, जैसे अगर आप सैंपल साइज 2 लेते हैं तो आपको A2 की वैल्यू 1.88 लेनी है, D3 की वैल्यू 0 लेनी है और D4 की वैल्यू 3.27 लेनी है, ये इस तरीके से है। और हमने जो अपना क्वेश्चन लिया उसमें सैंपल साइज कितना लिया बच्चों 5, तो यानी कि मैं A2 की वैल्यू कितनी लूंगा 0.58, D3 की वैल्यू कितनी लूंगा 0 और D4 की वैल्यू कितनी लूंगा 2.11, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे, मैंने ये वैल्यू देखिए यहाँ पे लिख दी है, A2 हो गया 0.58, D3 हो गया 0, D4 हो गया 2.11। अब मैं अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट की वैल्यू निकालूंगा। तो यूसीएल देखिए अभी फॉर्मूला लिखा था एक्स डबल बार प्लस ए2 आर, एक्स डबल बार की वैल्यू हमने 8.5 निकाली थी, मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। अगर आप साथ साथ नोट करते हैं तो और भी अच्छा है, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कॉपी पे कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर A2 अभी आपको बताया ये 0.58, ये देखिए, और आर बार की वैल्यू हमारी 2.4 आएगी, इसको सॉल्व करेंगे 9.892, तो ये हमारी बच्चों अपर
में बनानी होगी हमें। इसी तरीके से लोअर कंट्रोल लिमिट है, रेंज चार्ट की लिमिट निकाल रहे हैं जिसका फॉर्मूला ये है यूसीएल इक्वल D4R बार। तो D4 की वैल्यू कितनी थी अभी देखिए बताया 2.11, ये वैल्यू पुट कर देंगे, R बार की वैल्यू 2.4 है तो ये 5.064, ये यूसीएल की वैल्यू है R चार्ट के लिए। और इसी तरीके से आप एलसीएल की वैल्यू निकालेंगे जो आई जी। ये सारा काम वैल्यूज निकालने का हो चुका। अब बात आती है चार्ट को ड्रॉ करने की। अब उसको देखिए जरा। चार्ट को ड्रॉ करने के लिए मैं आपको पहले एक करके बताता हूँ। मैंने वैसे दोनों यहाँ बना दिए पैरेलल में, आप थोड़ा देखिए। इधर आपने सैंपल नंबर लिख लिया 1 2 3 4 5, इधर आपने सैंपल एवरेज लिख लिया x बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूले से वैल्यू निकाली सारी कि यूसीएल कितना आया था 9.892। देखिए बच्चों क्लियर हो रहा है। यूसीएल आया था 7.108, मीन वैल्यू आई 8.5। तो इसको आप ग्राफ में ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद अब ये वाली लाइन कैसे बनी है बच्चों, ये क्या चीज है कि आपका सैंपल नंबर 1 पर एक्स बार की वैल्यू कितनी थी, इसके लिए स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। आपको ये थोड़ा लग सकता है कि बार बार पीछे देखना पड़ रहा है, लेकिन पीडीएफ है तो मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। ये देखिए ये सैंपल साइज 1 पे जो एक्स बार की वैल्यू 7 है, फिर मैं इसको आगे से ही समझा दूंगा कि 2 पर 7.5 है और 3 पर 8 है, तो इसी वैल्यू का ग्राफ ड्रॉ किया गया है। तो वही वैल्यू जो है वो नीचे दिखाई देती है। 3 पर जो है 8, 4 पर ये और 5 पर ये। तो इस तरीके से आपका ये एक्स बार चार्ट तैयार हो जाएगा। मीन की वैल्यू 8.5 आई थी एक्स डबल बार की, वो हमने यहाँ दिखा दी है। तो ये हमारा एक्स बार चार्ट ड्रॉ हो गया बच्चों। बहुत आसान है, फॉर्मूले याद रखने, टेबल बनी हुई होगी। ठीक है, इस तरीके से ये ड्रॉ करते हैं। अच्छा रेंज चार्ट भी देख लीजिए, सैंपल नंबर लिखेंगे इधर, इधर रेंज और आप रेंज लिखेंगे। रेंज की भी अपर कंट्रोल लिमिट निकाली थी हमने 5.064, अभी दिखा देते हैं, देखो ये रही। ठीक है, और एलसीएल कितना था 0, तो ये रहा 0। मीन कितना था 2.4 शुरू में निकाला था। अब इसमें भी वही चीज है कि सैंपल नंबर 1 पर आपकी रेंज कितनी थी 2 थी, सैंपल 2 पर कितनी रेंज थी 3 थी, फिर 3 पर 2 थी, फिर 4 पर 2 थी। ये ग्राफ है जो हम 10th क्लास में भी ड्रॉ करते थे, 9th में भी ड्रॉ करते थे, उस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जैसे नंबर एक तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कोई डाटा ले लेते हैं, ये तो वो चीज है। ठीक है, तो ये हमने इस टेबल का ग्राफ बनाया। यहाँ पर जो स्टार्ट ये वाली और ये हमारा सैंपल नंबर, ये हमारा सैंपल नंबर हो गया, ये हमारी रेंज हो गई। एक चार्ट हो गया सैंपल नंबर और आर का रेंज चार्ट, और एक हो गया हमारा मीन चार्ट एक्स बार चार्ट। तो ये तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे।